नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देख रहे हैं परसेंटेज पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम देख चुके हैं और पार्ट 4 में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बेसिक्स चीज़ें बताई हैं। उसके बाद थोड़ा एडवांस वर्जन हमने पार्ट 3 के अंदर भी बताया था, आज मैं पार्ट 4 में भी बताने वाला हूँ। और जो पार्टिसिपेंट्स, जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज आगे बढ़ते हैं हम परसेंटेज पार्ट 4 की ओर। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा मूल्य है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम देखें, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 20% देन ए पर्सन कैन बाई 2 kg मोर राइस फॉर ₹100। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ राइस इज, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो चावल का मूल्य है, ठीक है, जो प्राइस है चावल का, अगर वो 20% कम हो जाए तो वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ में 2 kg चावल ज़्यादा खरीद सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है, तो उसमें वो यही करेगा कि जो प्राइस है उसको बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और वो बोलेगा कि इतने रुपए में इतना उसने एक्स्ट्रा खरीदा या इतना उसने कम खरीदा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछ सकता है कि एक तो पूछ सकता है कि इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मूल्य क्या है, और अभी जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है चावल का घटा मूल्य, मतलब जो 20% कम हो गया, ठीक है, वैल्यू, उसके बाद में उस चावल का मूल्य क्या है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है डिक्रीज होने के बाद में, वो अब पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 ही पूछ सकता है, या तो प्रारंभिक वैल्यू या फिर नई वैल्यू। इंग्लिश में बोलूँ तो पहले इनिशियल वैल्यू और एक न्यू वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इससे विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में बोला है कि आपको फॉर्मूला के ही ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस वो घुमा के दे देता है एग्जामिनर, तब क्या होता है, तब वो फॉर्मूला काम नहीं करता है। तब आपको क्या है, बेसिक अगर कंसेप्ट पता है तो ही आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बेसिस पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक मेथड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। ये दोनों चीज कब लेके आएंगे, अगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, अगर कमी हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, तब हम ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर वृद्धि होती है या इंक्रीमेंट होता है तो भी मैं बताऊंगा क्या होएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक मूल्य अगर आपको निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीज। रुपीज का मतलब क्या है कि कितने रुपए दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे कितने रुपए दिए हुए हैं, 100 रुपीज, ठीक है, कि इतने रुपए में वो ज़्यादा खरीद रहा है, इतने रुपए में वो कम खरीद रहा है। तो कितने रुपए दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकेंड आपका कमी, कि कमी कितने की हो रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो आप कितने % की कमी हो रही है, 20% की। तो ये 20% कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद है 100 माइनस कमी। कमी मैंने अभी बताया कि 20% की कमी है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में अपना है मात्रा। मात्रा बोले तो क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है उसको, या कितनी कम मिल रही है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन के अंदर कितनी क्वांटिटी दी हुई है, 2 kg, कि 2 kg एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसको मिल रही है, तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रारंभिक मूल्य। ऐसे ही अगर नया मूल्य अगर वो पूछता है तो नए मूल्य में क्या करना पड़ेगा, न्यू प्राइस अगर वो पूछ रहा है तो क्या करना है, सेम फॉर्मूला सेम है, बस ये जो माइनस कमी है इसको हटा दिया गया है यहाँ पे। तो नई वैल्यू अगर आपको देखनी है तो बस इसको हटा दो यहाँ से, कमी को, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, रुपीज इंटू कमी, डी का मतलब है डिक्रीज, ठीक है, 100 इंटू मात्रा मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमी का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ कि वृद्धि, अगर वैल्यू जो प्राइस है, प्राइस में वृद्धि हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही है चावल का मूल्य 20% कम है, तो यहाँ पे कम की जगह अगर वो बोलता है वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या होता,
सेम फॉर्मूला होता, बस नोट डाउन कर लेना आप। कमी की जगह तो क्या लिख देंगे हम, वृद्धि, कमी की जगह लिख देंगे हम वृद्धि, ठीक है, इंग्लिश में इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही इस वाली कमी की जगह भी क्या कर दूंगा मैं, वृद्धि, ठीक है, बस बाकी सेम है। तो कमी की जगह वृद्धि कर दो, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे भी कमी की जगह क्या कर देंगे हम, वृद्धि कर देंगे, ठीक है, और बाकी फॉर्मूला सब सेम है, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है, कमी के लिए फॉर्मूला है, और अगर वृद्धि होता है तो यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि कर देंगे, डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, चावल का घटा मूल्य क्या है, ठीक है। तो चावल का घटा मूल्य कैसे निकालोगे आप, ठीक है, नया मूल्य। प्रारंभिक थोड़ी पूछ रहा है कि चावल का स्टार्टिंग में प्राइस क्या था, वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है चावल का घटा हुआ मूल्य, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है उसके बाद में। तो नया मूल्य पूछ रहा है वो, तो नए प्राइस की फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो रुपीज, रुपीज कितना है, ठीक है, कितने रुपए हैं, 100 इंटू कमी हो रही है वृद्धि, ठीक है। तो आप देखो कमी हो रही है, तो कमी के लिए हमने 20% लिख दिया, डिवाइड बाई, ठीक है। अब ये 100 ऐसे कैसे, इंटू मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी देखो आप 2 kg, क्वांटिटी कितनी है 2 kg, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। इसको जब सोल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 10। अब ये 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 10 रुपीज पर kg। तो नया मूल्य क्या हो गया हमारा, 10 रुपीज पर kg, ठीक है। अगर स्टार्टिंग वाला पूछता तो हम कैसे करते, स्टार्टिंग में ये वाला लगाते हैं हम फॉर्मूला। स्टार्टिंग का मतलब है कि प्रारंभिक मूल्य पूछता या फिर इनिशियल प्राइस पूछता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। रुपीज़ कितना है 100 इंटू कमी हो रही है कितने की, 20 की कमी हो रही है ना, डिवाइड बाई 100, सॉरी, ठीक है, 100 माइनस कमी, ठीक है। तो 100 माइनस कमी कितने की हो रही है, 20 की, ठीक है। ये हो गया 100 माइनस कमी इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, कितनी एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो, 2 kg। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 kg। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में 1/8 का होता है ना। अब देखो हमें यहाँ पे ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, हमें केवल इतना सोल्व करना है कि ये आ गया 10 और ये आ गया 10 इंटू 10 100/8। अब हमने 1/8 की वैल्यू देख रखी है, 1/8 की कितनी होती है 12.5%। तो यहाँ पे क्या आएगा 12.5 रुपीज पर kg, ठीक है। तो 1/8 की वैल्यू पता है ना, 1/8 का मतलब होता है कि 12.5। तो हमारे पास में आ गया 12.5 रुपीज पर kg। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रारंभिक वैल्यू थी वो कितनी थी, चावल की 1 kg पे 12.5 रुपये ले रहा था वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। गॉट इट। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक मेथड क्या है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बेसिक मेथड चलते हैं। बेसिक मेथड आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बार फोकस कर रहा हूँ कि बेसिक मेथड को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के आए, आप बेसिक मेथड से करोगे तो आंसर जरूर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो बेसिक मेथड क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारे पास में दिया हुआ है कि जो चावल का मूल्य है वो 20% कम है, ठीक है। तो चावल का मूल्य 20% कम हो गया, उसके बाद तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 kg चावल अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है 2 चीज़ें होती है, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो क्या होता है, देखो चावल का मूल्य, ठीक है, या बोलो तो प्राइस, कि 1 किलो चावल कितने का मिल रहा है, यही पूछते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, कि हम कितना क्वांटिटी चावल लेना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, चावल को सपोज करो बोलता है 10 रुपये किलो चावल मिल रहा है,
और हमें 5 किलो चावल लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आती है 50, कि 5 किलो चावल 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 50 रुपये के हो गए, राइट है। तो हमने यहाँ पे मूल्य हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया x, ठीक है, हमने मान लिया x कि प्राइस x है। क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो हमने उसको मान लिया y, ठीक है। अब देखो x और y, और इधर आ जाएगा टोटल प्राइस, ठीक है, या बोलूँ तो कुल मूल्य, यही आएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कुल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, इनटू करो और टोटल मूल्य क्या आएगा, देखो टोटल मूल्य हमेशा x इंटू वाई आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपये, कि 100 रुपये में पहले वो जितना खरीद रहा था, बाद में जो मूल्य घटाने के बाद, ठीक है, कम होने के बाद वो 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, यही बोल रहा है। तो पहले भी वो 100 रुपये का सामान खरीद रहा था और बाद में भी 100 रुपये का सामान खरीद रहा है वो, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स है हमारी, वो कितनी है, 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100, पहले भी यही रहने वाली है, और जो वैल्यू प्राइस कम होगी उसके बाद में भी टोटल वैल्यू, टोटल जो प्राइस है वो हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% कम हो गया। तो अब समझना आप कि पहले x था, अब इसका 20% कम करो, वो आ जाएगा नया मूल्य, यही होगा। अब देखो जब x का 20% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x इंटू 20 डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा x बाई 5, ठीक है ना। इसको काटोगे 5 बार कटेगा, x बाई 5। क्या कर रहे हैं, 20% की वैल्यू हमारी क्या आई, x बाई 5। अब ये क्या है कि फ्रैक्शन में आ रही है इसकी वैल्यू x बाई 5, तो क्या थोड़ा सा ये क्या लेंथी हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको। कैसे करेंगे हम इजी, हम इसको मानेंगे 10x, ठीक है। 10x क्यों माना मैंने, वो इसलिए कि 20% क्या इसका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब 10x का 20% निकालो, कितना आएगा, ठीक है। तो जब इसको आप 10x लिखोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 2x। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2x माइनस करेंगे, क्योंकि 20% कम हो जाए। पहले 10x थी, 20% कितनी वैल्यू आई है, 2x, तो 2x को हम इसमें से कम कर देंगे, नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 10x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x, ठीक है। अब ये हो गई हमारी नई वैल्यू। तो आपको हमेशा वैल्यू इस तरह से माननी है कि परसेंटेज वैल्यू निकालो तो इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद इनटू, ठीक है। अब y, पहले क्वांटिटी y, पहले तो y थी, अब कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, बताइए आप फटाफट। अब हो जाएगी 2 किलो एक्स्ट्रा, तो y में हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले 100 रुपये में जितना खरीद रहा था, कितना y खरीद रहा था, अब 100 रुपये में कितना खरीद रहा है वो, 2 kg एक्स्ट्रा। तो अब वैल्यू हो गई हमारे पास में y प्लस 2, ठीक है, नई क्वांटिटी आ गई। और अभी भी वो कितने रुपए का सामान खरीद रहा है, 100 रुपये का खरीद रहा है, तो ये हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये भी 100 रुपये है, ये भी 100 रुपये है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये वैल्यू भी बराबर होगी, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू, इधर वाली वैल्यू बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो हम इसको इक्वल इसको कर देंगे, ठीक है। तो 10x इंटू वाई बराबर इसको कर देंगे हम 8x इंटू वाई प्लस 2, यही होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है ब्रैकेट में है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 अलग अलग वैल्यू है, तो ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट जब होता है तो सबसे पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10x इंटू वाई इक्वल टू 8x वाई प्लस, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, ये हो गया। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये xy है, ये भी xy है, ठीक है। तो xy और xy सेम होते हैं, तो सेम वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे, तो
तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। दो इक्वल के इधर उधर जब लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इधर क्या है 10xy माइनस, ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 8xy को इधर ले आया इक्वल 16x, ठीक है। ओके, इसको इधर लेके आए माइनस में हो गया और इधर 16x ऐसे कैसे बच गया, ठीक है। अब 10xy में से 8xy माइनस करेंगे तो xy तो ऐसे कैसे रहेगा, 10 में से 8 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2xy इक्वल टू 16x, ठीक है। x से x कट जाएगा, ठीक है, और इस 2 को इससे काटेंगे तो कितनी बार 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसका मतलब क्या है, y क्या है ये, तो पहले वाली क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास में, पहले वाली आ गई 8, पहले वाली 8 आ गई। अब ये पूछ क्या रहा है, चावल का घटा हुआ मूल्य, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, यही तो है, पहले प्राइस ये था, घटा हुआ मूल्य ये है, ये वाली प्राइस पूछ रहा है। तो y की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। तो y की वैल्यू जब इसमें रखोगे, ठीक है, तो y कितना है 8, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। 8x इंटू 10 इक्वल टू 100, इसको इससे काटेंगे तो 1 0 कट जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 8x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 10, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया 10 रुपये पर केजी, ठीक है। हमने इसको आगे सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने माना था, ठीक है ना, हमने 10x माना था और ऐसे ही 8x माना था, तो इसको हमने माना था, इस वजह से हमने इसको आगे सोल्व नहीं किया, ठीक है। हमने इसको माना था, इस वजह से हमने आगे सोल्व नहीं किया, तो 8x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10। तो क्या हो गया ये 10 रुपये पर केजी। बेसिक मेथड है, मैं ये नहीं कहता कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से करना है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है फॉर्मूला बेसिस पे, जो मैंने पहले बताया था, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, अगर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है, ढंग से स्टडी करनी है, तो फिर आपको ये बेसिक मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेंदी है, मैं तो केवल फॉर्मूला से ही काम चलाऊंगा, तो आप स्किप कर सकते हो इसको, बेसिक मेथड को, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल और खरीद लेता है, चावल का प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस ए पर्सन बाइज 3.5 kg ऑफ राइस फॉर 385 रुपीज, द इनिशियल प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज, ठीक है। तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। अब बात ये है कि हमें देखना है कि वो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है या नया मूल्य पूछ रहा है, इनिशियल प्राइस पूछ रहा है या फिर वो न्यू प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला था रुपीज इंटू कमी या वृद्धि होती है तो कमी डिवाइड बाई 100 माइनस कमी, ठीक है, इंटू मात्रा, ठीक है। इंग्लिश में रुपीज इंटू कितना डिक्रीज हुआ है 100 माइनस डिक्रीज कितना हुआ है इंटू क्वांटिटी, यही था। वैल्यू रख दो, रुपीज कितना है, कितना रुपए है 385, ठीक है, इंटू कमी कितनी हो रही है 20% की, तो हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 100 माइनस 20 कितना होता है 80, इंटू मात्रा कितनी है, कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है 3.5 kg, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.5, इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है, इसको इससे क्रॉस करेंगे, ठीक है, और ठीक है 5 7 35, ठीक है, और 385 डिवाइड बाई 14, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 27.50, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 27.50 रुपीज पर केजी। तो ये हमारा स्टार्टिंग का प्राइस था, ठीक है। तो
तो ये आ गया प्रारंभिक मूल्य। अगर वो नया मूल्य पूछता तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर वो पूछता कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, कमी की जगह अगर वो बोलता कि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आता, ठीक है, कम खरीदता। भाई अगर वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, आपको भी पता है कि पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, ठीक है, तो अब जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हमें जो लीटर में जो उसकी क्वांटिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब यहाँ पे मैं बोल दूँगा 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, 385 रुपये में 3.5 kg चावल कम खरीद लेता है वो, ठीक है। तो जो क्वांटिटी आएगी वो कम आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा। तब हम क्या करेंगे, वही रुपीज़, ठीक है, 385 इंटू, अब यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि, वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वृद्धि के टाइम क्या होता है, कमी की जगह हम वृद्धि लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 प्लस वृद्धि, इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो अब 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 इंटू कितनी एक्स्ट्रा कम ले रहे हैं, 3.5, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो अपना स्टार्टिंग वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वृद्धि अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू के अंदर, तो आपको यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। कमी में हमेशा माइनस लेना है, वृद्धि में हमेशा प्लस लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी समझा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि समझना है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। मैं बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। फटाफट बताने वाला हूँ, ठीक है, पहले डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मूल्य हम ले लेते हैं x। अब x नहीं लेके 10x क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 20% से थोड़ा सा इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं 10x ले रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी y ले ली मैंने, टोटल रुपीज़ कितना है, 385 इंटू, ठीक है, इंटू करेंगे तभी आएगा। ये हो गया पर केजी वैल्यू, प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ऐसे ही अब 20% की कमी हो रही है, तो इसका 20% कितना होता है, 2x, अभी बताया था मैंने। 2x को मुझे इसमें से कम करना पड़ेगा क्योंकि 20% कम हो रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 8x इंटू, अब क्या है, क्वांटिटी कितना खरीद रहा है वो एक्स्ट्रा 3.5, तो y प्लस 3.5 इक्वल टू 385, ठीक है। दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 10x इंटू वाई, ठीक है, ये बराबर ये 8x इंटू वाई प्लस 3.5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8x y आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 27x, ठीक है। तो 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा 27x, और ये हो गया 10xy। अब xy और xy सेम है तो इसको इधर ले आऊँगा, तो 10xy माइनस 8xy इक्वल टू 27x, इधर लिख रहा हूँ मैं। 10xy में से 8xy माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। xy तो ऐसे कैसे रहेगा, 10 में से 8 माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 27x, x से x कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये था, तो 10x की वैल्यू निकालनी है मुझे, 10x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँगा, ये y मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में, इक्वल के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 13.5, ठीक है। तो ये 13.5 इधर चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, पॉइंट हटाओ,
ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 27.5। तो ये हमारा जो बेसिक मेथड है वो ये हो गया। ठीक है, हमने इसको आगे सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ये वैल्यू मानी थी प्रारंभिक वैल्यू, तो इसलिए इसको आगे सोल्व नहीं करना है आपको कि कहीं आप 10 को सोल्व करने लग जाओ। हमने वैल्यू ही 10x मानी है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी आपको। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये बेसिक मेथड हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का, हल्का सा डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी वस्तु के मूल्य में 33 एंड 1/3% की कमी होने से 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य था, इसका मतलब है प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इनिशियल प्राइस। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 10%, ठीक है, जो प्राइस है वो 10% रिड्यूस कर दी गई है। 4 more आर्टिकल्स कैन बी बोट फॉर 1 रुपीज, मतलब 1 रुपये में 4 आइटम्स ज़्यादा खरीद सकता है वो। ठीक है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द डिक्रीज वॉज, ठीक है, जो इनिशियल प्राइस था वो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था प्रारंभिक मूल्य के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, रुपीज इंटू कमी या फिर डिक्रीज डिवाइड बाई 100 माइनस कमी या फिर डिक्रीज इंटू मात्रा, मात्रा को क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो आप वैल्यू रख दो डायरेक्ट, रुपीज कितना है 1 रुपीज, तो 1 ले लिया हमने, इंटू कमी, कमी कितनी है 33 एंड 1/3%, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 99 में 1 प्लस करेंगे 100, तो ये हो गया 100/3, यही होगा, डिवाइड बाई 100 माइनस कमी कितनी है 100/3, तो 100 डिवाइड बाई 3 इंटू मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा मिल रही है उसको वस्तुएं, 4 आर्टिकल्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। ठीक है, इतना समझ में आया। बस इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 डिवाइड बाई 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम आता है। इसको सोल्व करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 लगा देंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ठीक है, इसको यहीं सोल्व कर रहा हूँ मैं। 3, 1 को 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं, इसमें जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, माइनस 3 में 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। ठीक है, 300 में से 100 जाएगा, कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 और इंटू 4 भी है हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा 800, और डिवाइड में कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 800 डिवाइड बाई 3। अब आपको पता ही है, बेसिक मैथ तो आपको आती होगी कि इस डिवाइड को हटाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो किस में हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो इसको सोल्व करेंगे 100 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू 800/3 थी, अब कितनी हो जाएगी 3/800। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर क्या आ गया 1/8। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि 1/8 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू है रुपीज। ठीक है, ऊपर तो क्या होता है रुपए और नीचे होती है मात्रा। तो 1 रुपये में अब उसको प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना था, 1 रुपये में पहले 8 वस्तुएं मिल रही थी। क्या मिल रही थी, तो जो आपके पास ऑप्शन होगा ना वो कैसे होगा, आपके पास ऑप्शन होगा 1 रुपये में 8 वस्तुएं, इस तरह से ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1 रुपये में 4 वस्तुएं, तीसरा हो सकता है 1 रुपये में 3 वस्तुएं, 1 रुपये में ये, तो इस तरह से। तो इसका मतलब है कि 1 रुपये में उसको कितनी वस्तु मिल रही थी 8। ठीक है, अब ये बताओ फटाफट से कि घटने के बाद मतलब नया मूल्य क्या होगा, बताओ फटाफट। कुछ नहीं करना भाई, 1 रुपये में 8 वस्तुएं ले रहा था पहले वो। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितनी वस्तुएं मिल रही है उसको, 4 और मिल रही है। ठीक है ना, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो अब आंसर क्या आएगा, 1 रुपये में 12 वस्तुएं। ठीक है,
और इस तरह से मैं लिखूँ तो क्या होगा 1/12, यही होगा। अब फॉर्मूला से भी करके देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला सा करते हैं तो फॉर्मूला के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, नए मूल्य के अंदर केवल 100 आता है, ये कमी नहीं आती है। तो देखो रुपीज़ की जगह 1 कर दिया, कमी कितनी है 100/3 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 रहेगा केवल, ये तो आएगा नहीं, तो ये 100 हो गया, इनटू मात्रा कितनी है 4। जब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, 400 हो गया, डिवाइड में 1 लगा दो अगर कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 100/3 ही रहेगा, तो 100/3, ठीक है। इस डिवाइड को जब हटाओगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली जो वैल्यू है जो अपोजिट हो जाएगी। तो ये पहले कितना था 400/1, 400 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 1/400। तो 2 0 से 2 0 गई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 3 को 4 से करोगे तो 12 आएगा। आ गया ना अपना वही नई वैल्यू, तो ये आ गया अपना 1/12, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है उनको इस तरीके से करना है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको खुद से निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं आता है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट सेशन जब मैं लूँगा तो उसके अंदर मैं इसका बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे बता दूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। अदरवाइज तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं पहले, सेम टू सेम वैसे की वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपको करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अभी हमने वो फॉर्मूला बेसिस से देखे थे, अभी एक नया टाइप है हमारे पास में क्वेश्चन का। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी तथा इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द हाफ डायामीटर मतलब रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 50% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 60%, देन इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास में एक सिलेंडर है, हिंदी में बेलन बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है आपको पता ही है, वैसे तो आपने सभी ने रसोई में देखा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, बस शेप क्या होती है, ये वाली शेप होती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसकी ये जो है ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, ये जो नीचे वाला सर्किल है, ठीक है, ये पूरी रेडियस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली। तो इसकी जब सीधी लाइन खींचोगे तो ये बराबर आती है, ठीक है। तो ये होती है रेडियस। और जब सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम हाइट, ठीक है। वैसे तो जब हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, आयतन जब पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठीक है, तब मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे इसका जो फॉर्मूला है वो निकाला जाता है। क्योंकि क्या है, मैक्सिमम लोग जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको बता देंगे कि इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²h। डायरेक्ट ये पढ़ाएंगे और आपको सोल्व करवाएंगे, इसमें वैल्यू रखो आंसर निकालो। पर मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, जब मैं वॉल्यूम और आयतन पढ़ाऊँगा तब मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये आया कैसे। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये आया कैसे, तब तक आपको एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है बेलन के साथ में, ठीक है। तो जब भी वो क्वेश्चन घुमाएगा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में हम वहाँ पे देखेंगे। अभी तो आपको इतना समझना है कि ये आपका सिलेंडर है, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है आयतन, ठीक है। जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। अब πr²h के अंदर आपको देखना है, ये क्या बोल रहा है कि पहले r क्या होती है रेडियस, ठीक है, r क्या होती है रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, h होता है हाइट ऊंचाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके रेडियस में 50% की कमी कर दी और ऊंचाई जो है उसमें 60% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा फॉर्मूला है πr²h। तो होता क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना ये है कि नया आयतन ऊपर रखना है और डिवाइड बाई पुराना आयतन, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये आपको फॉलो करना है बस। नया आयतन का मतलब है न्यू वॉल्यूम, ठीक है ना, न्यू वॉल्यूम, और ओल्ड
वॉल्यूम, ठीक है। नया आयतन क्या होगा, देखो पाई क्या होता है, फिक्स होता है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो पाई तो आपको ऐसा कि ऐसा रखना पड़ेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखो क्या करना है आपको रेडियस माननी है 100, हाइट भी क्या माननी है आपको 100। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आप आंख बंद करो, आप 100 मान लो, बस कुछ नहीं करना। चाहे क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, या फिर वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे, किसी भी क्वेश्चन का, तो आप आंख बंद करो और उनमें जो वैल्यू आ रही है उनको 100 मान लो। तो अब यहाँ पे क्या है, दो ही वैल्यू आ रही है, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो पाई तो मतलब नहीं है। आर की वैल्यू 100 मान ली मैंने, रेडियस भी 100 मान ली, और हाइट भी मैंने 100 मान ली, ठीक है। तो देखो डिवाइड, ये तो नया आयतन है, पुराने आयतन में भी पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है, तो पाई लिख दिया मैंने इतना। अब देखो मैंने रेडियस कितनी मानी 100, तो आर का स्क्वायर, आर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, आर की जगह 100 रख दिया, और एच आएगा। अब एच कितना माना है अपन ने 100, तो इसकी जगह पे 100 रख दिया। तो ये तो पुराना आयतन हो गया, पुराना वॉल्यूम हो गया। अब ये कह रहा है कि बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दी, ठीक है। तो नया वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसकी जो रेडियस है उसको तो 50% कम कर दो, और उसकी जो हाइट है उसको 60% बढ़ा दो, ठीक है। तो 100 का 50% कितना होता है 50, ठीक है। 100 का कुछ भी निकालो, कितना भी परसेंट वही आता है, तो 50% 50 होगा। तो 50% क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बचा। तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी 50, तो नई वाली रेडियस कितनी हो गई 50, मतलब इसमें से 50% कम कर दिया। ऐसे ही हाइट 100 का 60% बढ़ाना है, क्या बोल रहा है वृद्धि, तो 100 का 60% कितना होता है 60, ठीक है। तो 100 में 60 ऐड कर दो, क्योंकि बढ़ा रहे हैं अपन, तो 100 में जब 60 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 160। तो नई वाली रेडियस आ गई 50, नई वाली हाइट आ गई 160। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख दो बस 50, आर का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस क्या क्या होता है स्क्वायर होता है, फॉर्मूला है उसी बेसिस पे, इनटू हाइट कितनी है नई वाली 160, तो ये हो गया 160। अब कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। इनको सोल्व कर लो, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 इंटू 160, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होता है 2 जीरो है, तो 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, इंटू 100 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार 4, ठीक है। 4 को जब इससे काटोगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। और 40 डिवाइड बाई 100। अब क्या है, वो परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, किस में वैल्यू पूछ रहा है परसेंटेज में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैंने बताया अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछता है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 40%। तो आपका जो वॉल्यूम था, ठीक है, वो कितना कम हुआ 40%। पहले जो वॉल्यूम था उससे 40% अब वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये अपने पास में आंसर हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसको सोल्व करके कि 40 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, ठीक है। जब इसको काटोगे 0 से 0 गई, ठीक है। ये 4/10 कितना होता है 1/5, सॉरी 2/5। और 2/5 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, 1/5 20% होता है, 2/5 कितना होता है 40%, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आ गया। तो कहने का मतलब ये है इसी तरीके से निकालना है। अब सब क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अगर वो एरिया बोल रहा है, ठीक है, तो एरिया के अंदर 2 वैल्यू होंगी, ठीक है, आप 100 मान लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम पूछ रहा है तो भी 100 मान लो और नई वाली वैल्यू निकाल दो कि जितनी पूछे, अगर कमी पूछ रहा है कमी कर दो, वृद्धि पूछ रहा है वृद्धि कर दो, ठीक है, और इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से आपको एरिया वॉल्यूम अगर परसेंटेज वाइज पूछना है तो वो इस तरीके से पूछेगा और आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, ठीक है।
और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का मेथड देखना, और उस मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या है उसके 40%। जैसे अपने एग्जाम में 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, वैसे इस एग्जाम में क्या है, पासिंग मार्क्स है 40%। ठीक है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। इंग्लिश में देख लेते हैं। ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन इफ द स्टूडेंट who got 220 marks failed by 20 marks then what was the maximum marks of that exam। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये समझो कि पासिंग मार्क्स क्या है 40%, मिले कितने उसको, मिले कितने 220 मिलने के बाद भी वो कितने नंबरों से फेल हो गया 20 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, 3 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है, कि 220 अंक चाहिए थे, वो मिले उसको। ठीक है, और 20 अंकों से वो फेल हो गया, तो आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो खुद से कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे उसको टोटल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 240, क्योंकि 220 तो उसको मिले हैं, 20 अंकों से वो फेल हो गया, तो टोटल कितने 240। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे 240। अब देखो पास होने के लिए 240 चाहिए थे। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, ये ओरिजिनल पासिंग मार्क्स। ठीक है, और परसेंटेज में भी हमको दिया हुआ है पासिंग मार्क्स कितना है 40%। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 40% की तो वैल्यू है, 40% की तो वैल्यू हुई भाई। पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितना है 40%, और पासिंग मार्क्स नंबरों में कितना है 240 मार्क्स। ठीक है, तो ये 240 क्या है 40% की वैल्यू है। तो जब आपको ओरिजिनल वैल्यू पता है और उसकी परसेंटेज वैल्यू पता है, तो आपको कैसे करना होता है, सिंपल है, आपको क्या लिखना है 40% इक्वल टू 240। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू इधर आएगी। 40% किसके बराबर है 240 के बराबर है। ठीक है, तो एक किसके बराबर होएगा, जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाती है, हमेशा ध्यान रखना। तो 240 डिवाइड बाई 40। ठीक है, अब 40% की वैल्यू, ठीक है 240 है, एक की वैल्यू के लिए 40% वाली वैल्यू नीचे चली गई। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे 100% के लिए। 100% क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा है उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। तो आपको पता है किसी भी एग्जाम के मैक्सिमम परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या निकाला है 100%। तो जो भी वैल्यू हम निकालते हैं इक्वल, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे डिवाइड बाई 40, और जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम, जो भी निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये मेथड ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन अपने को इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू पता है, उस वैल्यू की, ठीक है, अगर परसेंटेज वैल्यू दी हुई है तो परसेंटेज वैल्यू इधर लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इधर लिखेंगे, फिर एक की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, और फिर परसेंटेज वाली वैल्यू जो भी निकालनी है, आपको अधिकतम अंक पूछ रहा है तो हमने 100% ले ली। अगर वो पूछता कि 80% निकालना है तो आप 80% ले लो, 20% निकालना है 20% ले लो, जो भी वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू को यहाँ पे रख दो, और उसको फिर उसको किससे क्या है मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसको इससे काटा 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया अपने पास में 600 मार्क्स। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 600, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 600, मतलब 600 का वो पेपर था। ठीक है, 600 का वो पेपर था। अब आप क्लैरिफाई करना चाहो तो देख लो, 40% पासिंग मार्क्स है, तो इसका जब 40% निकालोगे तो कितना आना चाहिए 240, तो जब इसका 40% निकालोगे तो क्या आएगा आपका 240। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो वापस से। ठीक है, वापस से वीडियो आप देख के और वापस से आप सीख सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट के अंदर मेरे को क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन बताऊंगा
और अगर आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में ऐड करूँगा, ठीक है। वैसे 99% गारंटी लेता हूँ, अगर आपने चारों पार्ट अगर आप ठीक से देख रहे हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, ठीक है, और ये IBPS 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है हम समझते हैं। इस बेसिस पे आपके काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके व्यय, बचत और आय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। मेथड देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंग्लिश में देखें तो द रेशियो ऑफ रमाज एक्सपेंसेज एंड सेविंग्स इज 5:3। इफ इट्स इनकम इंक्रीजेज बाई 12% एंड एक्सपेंसेज बाई 15%, देन बाई what % विल हिज सेविंग्स इंक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो 3 चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है कि इनकम, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में इनकम आती है। तो कॉन्सेप्ट समझो, इनकम आती है, ठीक है, मंथली, जैसे सपोज करो कि मेरी जॉब है तो मंथली मेरी इनकम आ रही है। मंथली इनकम आ रही है तो उसमें से मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, वो खर्चा करने के बाद कितनी मेरी सेविंग्स हो रही है, ठीक है, कितनी मेरी बचत हो रही है। तो क्या होता है, आय, खर्चा कितना हो रहा है उसको माइनस करेंगे आय में से, इनकम में से, और जो बचेगा वो सेविंग्स होंगी, बचत होगी। सिंपल है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है, आपको भी पता है कि आय, ठीक है, हम बोल सकते हैं व्यय प्लस बचत, यही होता है, ठीक है। इंग्लिश में इनकम इक्वल टू क्या होती है, एक्सपेंसेज प्लस सेविंग्स, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या कह रहा है कि व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है रमा के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आय इधर ले लेते हैं अपन, ठीक है, और व्यय इधर ले लेते हैं, बचत इधर ले लेते हैं, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है 5:3, ठीक है, 5:3 है पहले, ठीक है ना, ये व्यय 5 हो गया, बचत 3 हो गई। अब क्या करेंगे हम, 5:3 है तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेने के लिए मैंने मान लिया कि इसकी आय 500 है और इसकी 300 है, ठीक है। लेना वही है कि 5 और 3 है तो 5 में जो भी वैल्यू, ठीक है, लो आप, इसमें भी लेना और इसमें भी लेना, तो दोनों में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 500 और 300, ये मैंने मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आपको पता है कि व्यय 500 है, बचत 300 है, तो आय कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी, क्योंकि देखो आय क्या होती है, व्यय प्लस बचत, ठीक है, एक्सपेंस प्लस सेविंग्स होती है, दोनों को टोटल कर दिया, ये आ गया अपने पास में आय। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12%, ठीक है, तो ये जो आय है इसमें 12% ऐड कर दो, गॉट इट, 12% ऐड कर दो, और व्यय में 15% की वृद्धि, तो इसमें भी व्यय में भी कितने की 15% ऐड कर दो, ठीक है, की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता ही है परसेंटेज निकालना मैंने सिखा ही रखा है। 12% कितना होगा इसका, ठीक है, 12% जब निकालोगे तो ये होगा 96, यही होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल हो गया अपने पास में 896, भाई 12% इसका 96 होगा, 96 इसमें ऐड कर दिया 896, ठीक है। मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा 12% कितना होता है, आपको पता है। 500 का 15%, ठीक है, कितना होगा 500 का 15%, 75, कितना होगा 75, तो 75 इसमें ऐड कर दो, 575। अब आपको पता है कि इनकम इतनी है, खर्चा इतना हो गया, तो बचत कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरी बचत आएगी या नहीं आएगी, सेविंग्स आ जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस करो,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। वापस ऐड करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास में आ गई बचत। अब पहले कितनी थी 300, अब कितनी हो गई 321, तो कितने की वृद्धि हुई, ठीक है, तो वृद्धि हुई 21 की। कितने का इंक्रीज हुआ 21 का। और किस में इंक्रीज हुआ, पहले वाली वैल्यू लेनी है अपने को, तो किस में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो 300 में ही हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड बाई 300। और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। भाई कितने की वृद्धि हुई है 21 की, और किस में वृद्धि हुई है 300 में, तो जितनी वृद्धि या कमी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू जिसके अंदर हुई है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे 3 से इसको काटोगे तो 7, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 7% की, मतलब जो बचत है वो भी 7% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब ये तो बचत पूछा था, ठीक है, कुछ भी बोले, ठीक है, दो चीज़ वो पूछेगा, जैसे आय में वृद्धि कर दी इनकम में और बचत में वृद्धि कर दी तो व्यय निकाल दो। सेम उसी तरीके से आय में से व्यय माइनस करोगे, वो आय में से बचत माइनस करोगे, व्यय आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछे, अगर इन दोनों में वृद्धि कर रहा है तो इन दोनों में वृद्धि कर दो, टोटल कर दो तो आय आ जाएगी, फिर कितना इंक्रीज हुआ है उसको इसी तरीके से निकाल दो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज प्रतिशत का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके सामने पुनीत ट्यूटोरियल्स चैनल है, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे आपको दूंगा, ठीक है। और चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक नहीं किया है तो शेयर और लाइक भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।